गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपके गाल पे एक चांटा मारे ना तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, लेकिन पता है आज का टाइम वो नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नितिका मिश्रा, आपके सोशल साइंस एजुकेटर, और आज की इस क्लास के अंदर हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, क्या होता है नेशनलिज्म? बहुत ही सिंपल है, हम जानते तो हैं, लेकिन ये वर्ड इतना डिफिकल्ट है, सुनने में हमको डिफिकल्टी फील होती है, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बच्चों, मतलब क्या है नेशनलिज्म का? तो चलो, ये आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी कि गांधी जी की इमेज है और यहाँ लिखा हुआ है द रिवॉल्ट नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म, बच्चों नेशनलिज्म होता है हमारी कंट्री के लिए हमारा जो प्यार है, रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट और प्यार की जो फीलिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। कितना सिंपल है, कैसा वर्ड है ना, बहुत डिफिकल्ट लगता है सुनने में कि नेशनलिज्म, पता नहीं क्या होगा नेशनलिज्म, बट एक्चुअल में ये बहुत ही ईजी है। देखा तो आपने सुना एक बार कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? हमारी कंट्री के लिए रेस्पेक्ट और प्यार की जो भावना होती है उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। कितना सिंपल है, कितना इजी है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप जैसे अपना नेशनल फ्लैग है गिर जाता है कई बार, तो उसको उठा के हम माथे पे लगा के उसको साइड में रख देते हैं रिस्पेक्ट के साथ। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे नेशनल एंथम चल रहा होता है तो हम चलते चलते रुक जाते हैं, क्योंकि जब नेशनल एंथम खत्म होता है उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, कई बार क्रिकेट मैच चल रहा होता है और क्रिकेट मैच के अंदर हम हूटिंग करते हैं, इंडिया 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 चिल्लाते हैं। ठीक है, तो वो फीलिंग जो होती है ना, हम सोचते हैं इंडिया ही जीते, पाकिस्तान हार जाए या जो भी सामने टीम है वो हार जाए, तो ये फीलिंग हमारे लिए कहाँ से आती है? ये फीलिंग नेशनलिज्म की ही तो है, ये हमारे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये नेशनलिज्म है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये गांधी जी की फोटो यहाँ पे क्यों दी गई है? ये साइड में ये भाई साहब है, ये भाई साहब कौन है? ठीक है, और यहाँ लिखा है अ पीपल यूनाइटेड अ नेशन अवेकन। मतलब क्या है इन चीज़ों का? बच्चों, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर गांधीयन एरा के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के अंदर जब गांधी जी इंडिया आए और उन्होंने किस तरह से मूवमेंट करके भारत को आज़ादी दिलाई, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस क्लास में, आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं हम चीज़ों को। देखो बच्चों, बिल्कुल कहानी की तरह चीज़ों को समझेंगे, एकदम कहानी की तरह। इमेज आपको दिखाई दे रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है कब? 1914 के अंदर। 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। पूरी दुनिया में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब एक दूसरे देश एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, हलचल मची हुई है पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन हाँ, माना कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, बट इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता है इसका, वर्ल्ड वॉर का। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, सारी चीज़ें जानेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ एक कहानी सुनो। क्या कहानी है, ध्यान रखना, बस ये बैकग्राउंड इमेजेस हैं, आप देख लेना इसको कि हम वर्ल्ड वॉर की भी बात कर रहे हैं, हम गांधी जी के एरा की भी बात करेंगे, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो बच्चों, 1915 की बात है। 14 को तो आपको पता चल गया कि 14 में तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो एक बार उसको दिमाग में रखना। 14 से 18 तक चला। अब 15 में क्या होता है बच्चों? 1915 में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पे पहली बार इंडिया आते हैं। इंडिया आने से पहले गांधी जी होते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी वो एक मूवमेंट को रन कर रहे थे। ठीक है, जब 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं तो 1915 में जब वो इंडिया आते हैं तो वो पहले इंडिया के हर गांव को, हर जगह को विजिट करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि इंडिया में हालात क्या हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है। तो जब देखते हैं, स्थिति को परखते हैं, उसके बाद वो मूवमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो गांधी जी को बोला किसी ने आ जाओ मूवमेंट कर दो क्योंकि आप पहले से भी उसमें एक्टिव हो, नहीं, वो पहले खुद के मन से देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद गांधी जी 1916 में लखनऊ में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक मूवमेंट को रन कर रहे, मतलब राजकुमार शुक्ल जो है वो किसानों के नेता थे। ठीक है, तो उनको कहते हैं कि आप एक बार आइए और किसानों की जो हालत है चंपारण बिहार में, तो वो सारी चीज़ें देखिए। उन्होंने कहा ठीक है, देख लेंगे। तो अब ये इतनी कहानी आपको समझ में आई ना, आगे की कहानी की तरफ भी हम कंटिन्यू बढ़ेंगे। देखो, गांधी जी है ना, अहिंसा के पुजारी थे।
गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपके गाल पे एक चांटा मारे ना तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। लेकिन पता है आज का टाइम वो नहीं है। आज के टाइम अगर आपके गाल पे कोई चांटा मारेगा ना तो आप उसके 5 चांटे और मारोगे, है ना। तो वो वाला टाइम तो नहीं है, बट गांधी जी की जो थ्योरी है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है वो सही रही हो, तभी तो हमें आज़ादी मिली है कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी चीज़ें तो लड़ाई से हो नहीं सकती है। तो गांधी जी कहते थे कि नहीं, अहिंसा, है ना, सत्याग्रह करेंगे, अहिंसा करेंगे, लेकिन हम किसी के साथ भी वायलेंस नहीं करेंगे, पूरी तरह से नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे गांधी जी। तो इतनी बात आपको किस किस को समझ में आ गई, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मीनिंग समझेंगे हम सबसे पहले। तो सत्याग्रह होता क्या है? द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अभी अभी मैंने बताया पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी बिल्कुल भी हिंसा नहीं करना चाहते थे। मैं लास्ट में आपको वीडियो के बताऊंगी कि गांधी जी ने देखा कि हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने एक मोमेंट था वो वापस ले लिया था, मतलब वो मोमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। वो एंड में बताऊंगी आपको क्लास के, ठीक है। तो सत्याग्रह का मीनिंग समझते हैं यहाँ पे कि इसका मीनिंग क्या था? द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा, 2 वर्ड है ना, दिमाग में बिठा लेना। यह हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी हैं। और जिस तरह से गांधी जी को पोर्ट्रे किया गया है ना, आपको लगता है ना गांधी जी बिल्कुल गरीब से थे, कुछ नहीं था। पता है बच्चों, एक मैं चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमारे देश में कोविड भी आया, कोविड के टाइम पे पता है बहुत जो पैसे वाले लोग होंगे ना वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ आते, तो प्रॉब्लम्स को देख के तो सभी भाग जाते हैं, चाहते ना। बहुत लोग बुराइयां भी करते हैं, गांधी जी ऐसे थे वैसे थे, टुकड़े करा दिए देश के। लेकिन आपको पता है कि उस सिचुएशन के अंदर सोच के देखिए, वो सिचुएशन ऐसी थी, ना खाने को ना पहनने को, हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स हैं वो कितना हम पे कंट्रोल किए हुए थे, कितना हमको परेशान किए हुए थे, इतनी सारी चीज़ें थी। तो सिचुएशन का भी फ़र्क पड़ता है। तो गांधी जी इस तरह के इंसान होते क्यों? साउथ अफ्रीका में थे, वकील थे, वो बढ़िया चाहते तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, वो क्यों आते हैं यहाँ लड़ने के लिए? वो आए, उन्होंने सोचा कि मेरा देश है, मेरे देश में क्या चल रहा है, मैं एक बार देखूँ तो सही जाके। तो गांधी जी आए, इनको पोर्ट्रे ऐसा किया गया है ना कि हाँ नहीं, बिल्कुल चाहते थे कि कम से कम रिसोर्सेज के अंदर आप काम करो अपना, है ना, बहुत ज़्यादा की डिमांड इनकी थी नहीं। तो चलो सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है बच्चों? सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ नॉन वायलेंस, जैसा कि अभी मैंने बताया। सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि कहीं भी इनजस्टिस होगा, नॉन वायलेंस के तरीके से ही हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। द वर्ड सत्याग्रह इज अ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, सत्य प्लस आग्रह, 2 शब्दों से बना है सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मीन्स ट्रुथ और आग्रह यानी इंसिस्ट करना। हम प्यार से बातचीत करने के और प्यार से मूवमेंट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे किसी चीज़ का, हम किसी से जाके लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, मार पिटाई नहीं करेंगे। जब गांधी जी थे ना उस टाइम पे बच्चों ऐसा था कि गांधी जी थे नरम आदमी थे, अहिंसा के पुजारी थे। उसी टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी थे जैसे अपने सुभाष चंद्र बोस थे, आज़ाद हिंद फौज बना दी उन्होंने, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे बोलते थे कि नहीं ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे, ठीक है। तो गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के जो थॉट्स है ना, उन्हें बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी था, बट हाँ दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। उनका तरीका अलग था, गांधी जी का तरीका अलग था, ये चीज़ें भी हैं। तो ये बोलते थे कि ट्रुथ और इंसिस्टेंस यानी सत्याग्रह करेंगे। देखो सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह के मेन प्रिंसिपल क्या है। बच्चों मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है ना हिस्ट्री में हमें टफ लगते हैं, बहुत टफ लगते हैं कि यार ये वर्ड कहाँ से आ गया, सत्याग्रह होता है क्या सत्याग्रह। तो हम क्या रट लेते हैं उस चीज़ को, हमें रटना नहीं है, हमको समझना है। आप एक बार इस वर्ड को समझ जाओगे ना, अगली बार आपको चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्याग्रह मतलब कि नहीं हमें नॉन वायलेंस का सहारा लेना है, हमें प्यार से बातचीत करनी है, सिर्फ इतना ही हो जाएगा। चलो मेन प्रिंसिपल थे सत्याग्रह के, ट्रुथ, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ठीक है, लव एंड कंपैशन और सेल्फ सफरिंग, ठीक है। इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पीपीटी है आप लोग देख लेना, बट आप ये 4 पॉइंट याद रख लो।
ट्रुथ, नॉन वायलेंस, लव एंड कंपैशन और सेल्फ सफरिंग। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सत्याग्रही कैसे वर्क करते हैं, देखो जब सारे पीसफुल वेपन्स जो है फेल हो जाते हैं, व्हेन ऑल पीसफुल मीन्स फेल एंड जस्टिस कंटिन्यू, सत्याग्रह इज यूज्ड। द सत्याग्रही ओपनली disobeys the unjust law. He accepts the punishment without an anger or violence. It awakens the conscience of the oppressor and brings change. तो ये सब तो चीज़ें पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। मेन चीज़ है जो मेन हमको 10th क्लास के अंदर पढ़ना है वो भैया ये है, एग्जाम्पल्स इन इंडिया। सत्याग्रह के जो एग्जाम्पल्स हैं ना इंडिया में, वो कौन कौन से थे, वो 3 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। गांधी जी ने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह किए। अच्छा, अब आप रिवाइंड करो उस बात को जो मैंने कहानी शुरू की थी ना, मैंने कहानी शुरू की थी 1914 से। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 18 तक चला, लेकिन स्टार्ट 14 में हुआ, तो 14 का नाम ले रही हूँ मैं। 14 के 15 में गांधी जी आते हैं, ठीक है, गांधी जी इंडिया आते हैं, तो लखनऊ अधिवेशन मैंने आपको बता दिया 16 में। उसके बाद उनको इनविटेशन मिलता है बिहार के चंपारण आने का, कि चंपारण आओ और आके किसानों की हालत को देखो कि इन्होंने किसानों, जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने किसानों के साथ क्या हाल किया हुआ है, किसानों का क्या हाल किया हुआ है। बच्चों, इंडिगो फार्मिंग करवाई जा रही थी, किससे? इंडिगो फार्मिंग करवाई जा रही थी वहाँ के किसानों से, चंपारण के किसानों से। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि एक बार कहानी समझ लो, चंपारण वाली छोटी सी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा और आपको क्या करना है। चलो, चंपारण बिहार के अंदर जो ब्रिटिश लोग हैं वो खेती करवा रहे थे इंडिगो की, ठीक है। अच्छा, इंडिगो की जब फार्मिंग होती है ना, तो उसके बाद में जो ज़मीन है वो बंजर पड़ जाती है, बेकार हो जाती है ज़मीन बिल्कुल, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ और नहीं उगाया जा सकता। और जो किसान भाई थे वो उनको टैक्स भी दे रहे हैं, इंडिगो की फार्मिंग करके भी दे रहे हैं। तो हुआ क्या कि जर्मनी में आ गए सिंथेटिक कलर्स, ठीक है, सिंथेटिक कलर्स आ गए, तो इंडिगो की ज़रूरत पड़ना इधर से तो बंद हो गई। अब फिर भी ये इनसे हाई टैक्सेस ले रहे थे। इन्होंने बोला कि नहीं, हम टैक्स देने के लिए अभी सक्षम नहीं है। फिर भी ये लोग इनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाए थे। गांधी जी आते हैं, गांधी जी आके और ये सारा मैटर सॉर्ट आउट करते हैं। कुछ इस तरह की कहानियां हैं, आपको बहुत ईजी रहेगी। समय थोड़ा सा कम है इसलिए अभी थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ मैं। 1918 में होता है खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी ने यहाँ पे भी, खेड़ा कहाँ है? गुजरात में, खेड़ा गुजरात में है। और एक और सत्याग्रह हुआ था वो अहमदाबाद में, अहमदाबाद का है, ये भी गुजरात में, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। गांधी जी हेल्प्ड फार्मर्स ऑफ गुजरात अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू, हाई लैंड रेवेन्यू की डिमांड कर रहे थे। गांधी जी ने यहाँ भी हेल्प की खेड़ा में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, प्लेग की वजह से यहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे इनको बोनस चाहिए था, तो ये 50% बोनस की डिमांड कर रहे थे, ब्रिटिशर्स दे नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने बोला कि है ना 20% तो बहुत कम हो जाएगा, एक काम करते हैं 35% बोनस तो ठीक रहेगा। ये मध्यम मार्ग निकालने वाले थे गांधी जी, है ना, अहिंसा की पुजारी, और बिल्कुल बीच का रास्ता निकालते थे वो। तो इन्होंने क्या बोला कि एक काम करते हैं 35% मांगो, ना ज़्यादा ना कम, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। तो ये सही था, जो नहीं मिल रहा उससे बेटर ही था। अब क्या कर सकते थे, उस टाइम पे ऐसी स्थिति कर रखी थी इन लोगों ने। चलो 35% पे ये मान गए। तो 3 सत्याग्रह आपको याद रखने हैं बच्चों। एक चंपारण जो कि बिहार, खेड़ा 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद ये भी 1918 में हुआ था। कहाँ? गुजरात में। और चंपारण कहाँ है? बिहार में। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? जैसे मान लो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग क्या करते हो ना, बहुत सारे ऑफलाइन में भी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, उनको यही नहीं पता कि गुजरात कहाँ है, उनको यही नहीं पता कि मुंबई कहाँ है। तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं के कहीं ऐसे तुक्का लगाते हैं, ये लो, ये रहा जम्मू कश्मीर में उठा के और गुजरात को लगा दिया। ऐसे भी दुष्ट हैं। तो इन दुष्टों की जैसा हमें नहीं बनना है। हमें क्या करना है कि हमें एक बार मैप को देख लेना है, अच्छे से देख लेना है कि कहाँ है गुजरात, कहाँ है राजस्थान, कहाँ है यूपी, कहाँ है बिहार, ठीक है। तो बिहार में हमें चंपारण, मानो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि चंपारण आपको टिक करना है कि बताओ कि चंपारण कहाँ है, कि हिस्ट्री में तो मैप बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे ना। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप लोकेट करोगे कि बिहार कहाँ है। बिहार वेस्ट में नहीं है, साउथ में भी नहीं, ये 2 तो कंफर्म है ना। लेकिन हम ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम देखेंगे तो बिहार है,
और बिहार के अंदर अगर आप बिहार के नॉर्थ वेस्ट में टिक करोगे ना, जैसे माना कि ये बिहार है, ठीक है, तो ये बिहार के नॉर्थ वेस्ट में आप ऐसे टिक करके आ जाओ और लिख दो चंपारण, आपका क्वेश्चन सही। खेड़ा और अहमदाबाद ये भी ऊपर नीचे ही है, मतलब आप बीचों बीच गुजरात के टिक करोगे ना, गुजरात तो आपको पता ही है ना कहाँ पे है। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो ये गुजरात वाला एरिया है, तो आप बीचों बीच एक खेड़ा और गुजरात ही ऊपर नीचे हैं बिल्कुल, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी है। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए बात समझ में, आगे बढ़ें, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे जो हमारी कहानी है भैया वो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी हमने समझा होगा, पढ़ा होगा, क्या है खिलाफत मूवमेंट, या फिर कई बच्चे सुने हैं लेकिन पता नहीं ये चीज़ क्या है, समझ में ही नहीं आ रही है ना। खिलाफत 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 का क्या मतलब है, चलो बच्चों इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ बिल्कुल। पहले टाइमलाइन देख लो, हम 18 तक तो बात कर चुके, 14 से 18 तक वर्ल्ड वॉर भी खत्म कर चुके है ना, पूरी मूवी चल रही है बच्चों, ऐसे समझ लो ये मूवी है, तुमको मेरी क्लास में आके सिर्फ मूवी देखनी है, ठीक है। विजुअल्स भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास में लगा दूंगी, तो आपको सिर्फ ये मूवी के बारे में ध्यान रखना है। चलो अब ऐसे मान लो कि 1919 से लिखा होगा ना यहाँ पे, हाँ ये रहा, 1919 से 1924 खिलाफत मूवमेंट होता है, ये हमको पता है। 1919 से 1924 के बीच में था क्या ये मूवमेंट, नाम था खिलाफत। बच्चों जब पूरी दुनिया के देश लड़ रहे थे, वॉर हो रहा था, तो वॉर के अंदर टर्की एक देश है, ठीक है, ये टर्की की बहुत करारी हार हुई। अब जब टर्की की करारी हार हुई ना, तो ब्रिटिश और उसके जो अलायंसेस थे ना, उन्होंने क्या बोला कि यार ये है ना, ये खलीफा वलीफा को ख़त्म करो, हमें नहीं चाहिए। तो खलीफा की पावर को ख़त्म करने के पीछे लग गए। तो मैम हमें ये बात क्यों बता रहे हो, ये हमारा क्या मतलब है इससे, खलीफा टर्की की बात है, आप अभी तो आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाए थे, इंडिया के बारे में बात करो। बिल्कुल इंडिया के बारे में ही बात कर रही हूँ बच्चा लोग, आप ऐसे समझो। जो खलीफा की जो पावर्स थी ना, देखो हमारे इंडिया से क्या कनेक्शन है बच्चों, इंडिया से ये कनेक्शन है कि इंडिया में मुस्लिम्स भी रहते थे, और मुस्लिम जो है ना खलीफा को अपना रिलीजियस लीडर मानते थे। मुस्लिम सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स खलीफा को अपना रिलीजियस लीडर मानते थे। समझ आया बच्चा लोग, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं टर्की की, कि टर्की की हार हुई, ब्रिटिश और उसके जितने भी अलायंसेस हैं, इन्होंने क्या किया कि खलीफा की पावर को ख़त्म करना चाहा। इधर से हमारे इंडिया के जो मुस्लिम्स थे ना, ये लोग भी बोले कि यार खलीफा की पावर तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो इंडियन मुस्लिम्स लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। बोलो आई की नहीं बात समझ में आ रही है। खिलाफत मूवमेंट हुआ 1919-1924, मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द खलीफा एंड द यूनिटी ऑफ इंडिया। अच्छा पता है इंडिया के मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। चलिए, लेकिन गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया, गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया पता है। गांधी जी मैंने बताया था अहिंसा के पुजारी थे, वो चाहते थे सब एकजुट होके रहें, हमारा देश आज़ाद हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ये चाहते थे। तो बात ये थी कि जब गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया ना मुस्लिम्स का, तो उन्होंने पता है क्या सोचा, क्योंकि गांधी जी तो हिंदू थे ना, उन्होंने सोचा कि सारे के सारे मुस्लिम्स और हिंदू अगर एकजुट हो जाए ना एक बार, तो क्या होगा, हमारे देश को इन ब्रिटिशर से आज़ादी दिलाने में मुश्किल नहीं होगी। तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट का सपोर्ट किया। ये देखो, सेव द खलीफा, लॉन्ग लिव खलीफा, खिलाफत जिंदाबाद, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो गांधी जी का सपोर्ट था। महात्मा गांधी सपोर्टेड द मूवमेंट टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम एंड यूनिटी एंड स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। लोगों को एकजुट किया। लीडर्स की बात करें तो यह मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के। कितना इजी चैप्टर है, तो कहानी चले जा रही है। रिवाइंड करा दूँ क्या एक बार बच्चों, देखो रिवाइंड करा देती हूँ। 14 से 18 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 15 में गांधी जी की इंडिया में एंट्री होती है, 16 में लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं, लखनऊ कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, 17 के अंदर बिहार के चंपारण जाते हैं, 18 के अंदर गुजरात जाते हैं। बताओ कितना इजी चैप्टर है। और
ऐसे ऐसे प्राणी मिलते हैं मुझे, मैम हिस्ट्री समझ में नहीं आती। अरे हिस्ट्री आपने पढ़ी है कि जो आपको समझ में आएगी? HI इसको तो भूल जाओ, हाय को भूल जाओ, है ना। आपको याद क्या रखना है? STORY, स्टोरी को याद रखना है आपको। आई की नहीं बात समझ में, इजी है। चलें क्या आगे? टाइम देख लो एक बार, 3:30, ओके 5 मिनट्स। आगे चलते हैं। 18 तक बातें कर ली हमने, खिलाफत की भी बात कर ली, 19 से 24 तक हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। बच्चों 1919 में एक और इंसिडेंट हुआ था और वो था रॉलेट एक्ट। 1919 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रॉलेट एक्ट, काला कानून, ब्लैक लॉ कहते थे। ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना ही कोई दलील, कुछ नहीं, उठा के सीधा। अच्छा ब्रिटिशर्स ने ऐसा, ये रॉलेट एक्ट है ना, इसमें क्या था पहले तो वो देख लो, फिर क्यों लेके आए ना वो बताती हूँ आपको। पहले तो ये समझो कब आया, 1919 में। रॉलेट एक्ट was passed in 1919 by the British government. It was based on the recommendations of the Sedition Committee headed by the Sir Sidney Rowlett. भाई साहब का नाम याद रख लेना, वैसे सदवल बोलने का मन तो नहीं करता इनको, पर ठीक है, दुष्ट। Why was it opposed? It was against the basic rights of Indian. चलो ये नहीं, मेन फीचर्स देखो पहले। Allowed the government to arrest any person without warrant. विदाउट वारंट, आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपको बिना वारंट के पुलिस उठा के जेल में डाल दे रही है, वो भी 2-2 साल के लिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ठीक है। नो पर्सन कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, नो पर्सन कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट में नहीं ले जा सकते थे। पीपल कुड बी इम्प्रिजन फॉर अप टू 2 years विदाउट एनी ट्रायल। रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, पब्लिक मीटिंग्स। देखो पब्लिक मीटिंग्स को बंद कर दिया, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, कोर्ट में उसको ले जाया नहीं जा सकता था कि भाई हमें क्यों जेल में डाला। ये महान प्राणी ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये पता क्या चाहते थे, ये इसलिए कर रहे थे कि पता तो था कि गांधी जी आए हैं, सत्याग्रह प्रेम से किया है या मारपीट के किया, जो भी किया, ठीक है, लेकिन इनके सामने अब टिकना थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट आया ना, तो उसके अंदर हिंदू मुस्लिम भी एक हो गए, तो धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं हमें नहीं उखाड़ फेंके, तो वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पे बहुत, तो उनकी सत्ता को उखाड़ ना फेंके, इसलिए रॉलेट एक्ट जैसा कानून लेके आए, क्योंकि उनको डर था। क्या डर था? कि नहीं हमारी सत्ता नहीं चली जाए। इम्पैक्ट क्या होता है? पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट। महात्मा गांधी जी कॉल्ड ब्लैक एक्ट। दिस लेड टू बिगिनिंग ऑफ द नेशन वाइड सत्याग्रह। नेशन वाइड सत्याग्रह होता है एक्ट के खिलाफ। अच्छा, इसी से कनेक्टेड आपको 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला, अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर, इसी घटिया एक्ट के अगेंस्ट में भारत के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल शांति से, कोई मारधाड़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर भी क्या किया गया वो अभी समझाती हूँ, आगे वाली स्लाइड में आपको समझाऊंगी वाला। बस इतना समझ लो कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में होता था, पहले यही समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ पे लोग झंडा लेके उतर रहे हैं, नो टू रॉलेट एक्ट, ठीक है। वाई इट वॉज अपोज्ड? वाई वॉज इट अपोज्ड? इट वॉज अगेंस्ट द बेसिक राइट्स ऑफ इंडियंस। बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी उस टाइम पे, है ना, कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। चलिए, इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्टेटोरियल पावर्स, इट ट्रीटेड ऑल इंडियंस क्रिमिनल्स, इट इंक्रीज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द पीपल। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एक डिक्टेटोरियल की तरह वो व्यवहार कर रहे थे, ठीक है। भाई हमारा देश है ना, तुम हमारे देश में आ रहे हो, हमसे ही काम करवा रहे हो, हम पे ही बहुत वो कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, दबाव बना रहे हो कि नहीं यहाँ इंडिगो उगेगी, यहाँ पे इस चीज़ की खेती होगी, वहाँ पे उस चीज़ की खेती होगी। ऐसा थोड़ी ना होता। आज एक बात बताओ, आज के सिनेरियो के अंदर तुम ऐसा कर सकते हो क्या कि कोई मानो ट्रम्प आपको कुछ कह रहा है कि नहीं नहीं भैया आज से तो तुम व्हाट्सएप नहीं चलाओगे, आज से तुम, चलो व्हाट्सएप उनका है वो एक अलग बात हो गई, बट आज वो कह दे कि नहीं तुम्हारा शासन हम ही चलाएंगे, आप ऐसा होने दोगे क्या? पर ठीक है, उस टाइम एजुकेशन इतनी नहीं थी, तो गांधी जी ने क्या कहा था, तो रॉलेट एक्ट वाज अ चेन टू होल्ड बैक इंडियन फ्रीडम। चले आगे चले, बिल्कुल कहानी समझ में आ रही है, कनेक्शन बन रहा है, आगे देखते हैं बच्चों।
जलियांवाला बाग हत्याकांड, अ डे दैट शुक द नेशन, 13th of April 1919। एक ऐसा कानून जिसने, एक ऐसा कांड जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। कब हुआ? देखो 3 सवाल हिस्ट्री में मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑफलाइन में भी बोलती हूँ बच्चों को, 3 क्वेश्चन हमेशा, कब, क्यों, कैसे। चौथा भी ऐड कर दो, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ये 3-4 क्वेश्चन आप हिस्ट्री में जोड़ लो, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। ये हिस्ट्री इतनी सिंपल है ना, इसके जितना सिंपल सब्जेक्ट है ही नहीं। चलो, जलियांवाला हुआ क्या था? 13th of April 1919 को thousands of people gathered in जलियांवाला बाग, अमृतसर। ठीक है, बहुत सारे लोग गैदर हो गए थे अमृतसर में। इट वॉज अ बैसाखी फेस्टिवल एंड पीपल हैड टू कम टू सेलिब्रेट एंड ऑल्सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बात मैंने आपको बता दी। भाई साहब थे दुष्ट, ये दुष्ट प्राणी, अगर ये आके कब्र से निकल के आ जाए ना, 4 गोलियां इसको मैं मार दूं। जनरल डायर ऐसा आदमी था, ब्रिटिश ऑफिसर था, और इसने पहले क्या किया, वहाँ जाके एग्जिट को बंद किया। एग्जिट को बंद करने के बाद वहाँ पे इनके वो नमूने खड़े हो गए और वो नमूने चलाने लगे गोलियों पे गोलियाँ चलाने लगे। ठीक है, सोचो कि क्या ही भगदड़ मची होगी, है ना, क्या हाल हुआ होगा। आज हम यहाँ बैठ के इसकी बुराई कर देते हैं, उसकी बुराई कर देते हैं कि नहीं हमारे देश में तो ऐसा है वैसा है, गांधी जी ऐसे थे वैसे थे, ये नहीं किया होता तो वो हो जाता। अरे भाई, तुम है ना इटली भाग गए होते, तुम ब्रिटेन भाग गए होते, तुम कहाँ भाग गए होते, है ना, रुकते भी नहीं तुम। प्रोटेस्ट में भाग लेना तो दूर की बात है। तो विदाउट एनी वार्निंग ही ऑर्डर्ड ही सोल्जर्स टू ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड, क्योंकि वो सिटीजन्स थे। सिटीजन्स आर्म्स लेके तो घूमते नहीं है, आपको भी पता ही है कि मेरे पास भी गन नहीं है, आपके पास भी नहीं है, जाओगे तो कहीं नॉर्मली जाओगे ना। फायरिंग कंटिन्यू फॉर अबाउट 10 मिनट्स तक फायरिंग चलती रही। बच्चों, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी केसरी 2, सब देखते हैं मूवीज तो सबको पता है, 10th क्लास वालों। केसरी 2 के अंदर बच्चों आपने देखा होगा, ये पूरा सीन उसके अंदर है, वो मूवी इसी के ऊपर बनी है। आप उसके अंदर देखना कि किस तरह से वो एग्जिट को बंद कर देते हैं, किस तरह दुष्ट की फ़ोटो भी होगी यहाँ पे, कहाँ है, हाँ ये है, ये देखो, सॉरी बोल के निकल गया था, सॉरी, बाद में जब मुकदमा चलाया गया। अब देखना वो मूवी एक बार। पीपल ट्राई टू एस्केप बट द ओनली एग्जिट वर ब्लॉक। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों ने भागने की तो बड़ी कोशिश करी, लेकिन एग्जिट को ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है, चलो की फैक्ट्स की बात करते हैं। डेट थी 13 अप्रैल 1919, प्लेस था जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में। ऑर्डर्ड बाय जनरल डायर, राउंड फायर अबाउट 650 पीपल किल्ड, 379 पीपल वर किल्ड। जान की कोई कीमत ही नहीं थी यार उस टाइम पे, इतने लोग मारे गए। एक्चुअल नंबर इज अननोन, साथ में ये भी लिखा है कि एक्चुअल नंबर हमें पता ही नहीं है कितने लोग मरे। घायल तो वाउंडेड पीपल तो पता नहीं कितने होंगे। हाँ ये देखो ना, 1200 लोग मारे गए थे, ओ सॉरी वाउंड हुए थे, घायल हुए थे मतलब। आफ्टर मैथ ये होता है कि देयर वाज एन एंगर outrage all over India. Rabindranath Tagore written his knighthood in protest. Many leaders who supported British began to oppose them. पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया कि यार कुछ भी था, चलो हमसे जबरदस्ती खेती करा रहे, कुछ भी करवा रहे, यार ये तो नहीं करना चाहिए था। ये जो हुआ ना, इसका बदला तो अब लेके रहा जाएगा। ठीक है, many leaders who supported British began to oppose them. This incident became a turning point in India's freedom struggle. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट था ये, कि इसके बाद तो भैया अब तो एकदम भयंकर वाला जोश आ गया। जैसे आप लोगों को भी जब एग्जाम के 2 दिन रहते हैं ना, तो भयंकर वाला जोश। आज तो पूरी हिस्ट्री क्या, पूरी सोशल साइंस खत्म कर देंगे हम, जबकि तुमको भी पता है कि एक रात में बैठी 4 किताबें खत्म नहीं हो सकती। बट हाँ, एक वो जो अंदर से मोटिवेशन आ जाता है ना, वो कई बार है ना इस तरह का जज्बा आ जाता है, 2 दिन पढ़ के भी कुछ ऐसे हैं नालायक, पूरे साल पढ़ते नहीं है, वो पास हो जाते हैं। चलो, तो लोगों के अंदर क्या इतना भयंकर वाला जोश आ गया, अब इनको ब्रिटिशर्स को इनकी औकात दिखा के रहेंगे। ठीक है, और सच में उन्होंने दिखाई औकात। आपको आगे की कहानी सुननी है, आपको क्लास में बने रहना पड़ेगा, क्लास को कंटिन्यू करना पड़ेगा बच्चा लोग। ठीक है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? इट एक्सपोज द ब्रूटल एंड इनह्यूमन फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रूटल और इनह्यूमन
राक्षस थे राक्षस। गुस्सा आता है मुझे तो ये टॉपिक पढ़ाते टाइम। इट ब्रोक द फेथ ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश जस्टिस फॉर एवर। भरोसा तोड़ दिया इन लोगों ने हमारा। इट यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया एंड स्ट्रेंथन द फ्रीडम स्ट्रगल। भाई देखो ना, इधर फोटो दी हुई है यहाँ पे, ये देखो, पता नहीं क्या चल रहा है। ये देखो नीचे फोटो दी हुई है, इन लोगों को मार दिया गया। आज भी आप शायद जाके देखोगे वहाँ पे दीवारें ऐसे की ऐसी है, बताया ऐसा जाता है, बट पता नहीं। दिस इज नॉट एन एक्ट, गांधी जी ने क्या कहा, दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के खिलाफ ये बहुत बड़ा क्राइम था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलें आगे बढ़ें। ये क्लियर हुआ कि नहीं? पिक्चर चल रही है ना, सीधे सीधे हो गया। हाँ बच्चों, आगे की कहानी के बारे में हम कल बात करेंगे, अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।